हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ द ब्रिटिश सॉ सॉ एजुकेशन, यानी कि ब्रिटिश ने एजुकेशन को कैसे देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स के थॉट कैसे थे और उनके कुछ आइडियाज़ जो कि एजुकेशन के लिए वो लाए थे, जो कि ग्रांटेड थे, और हम लोगों को वो 100 सालों तक वो ही रहे। इस प्रोसेस में बहुत सारी इंक्वायरी हुई और इंडियंस का जो रिएक्शन है, जो रिएक्ट करा ब्रिटिश आइडियाज़ में, और वो कैसे डेवलप हुए। इंडिया ने अपना कैसे इंडिया फिर जो इंडियंस थे वो कैसे एजुकेटेड हुए, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In addition to being an expert in law, Jones was linguist. He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend, and had also learnt Persian. At Calcutta, he began spending many hours a day with pundits who taught him the subtleties of Sanskrit लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 1783 में एक आदमी था, उसका नाम विलियम जोन्स था, जो कि कलकत्ता आया था। उसका एक अपॉइंटमेंट था जूनियर जज के पास। कब? सुप्रीम कोर्ट का जो जूनियर जज था उसका अपॉइंटमेंट था, किसका? विलियम जोन्स का। और वो एक एडिशन में एक्सपर्ट था, वो लॉ में एक्सपर्ट था, ठीक है। और जोन्स वो लिंग्विस्ट था। वो बता उसने बहुत सारी लैंग्वेज को भी पढ़ा था, जैसे कि ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई। ये सब कहाँ से? ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा। और वो जानता कौन कौन सी लैंग्वेज था? वो जानता था फ्रेंच, इंग्लिश एंड अरेबिक। एक फ्रेंच से उसने सीखी थी। और वो पर्शियन भी उसको आती थी। कलकत्ता में उसने बहुत सारे घंटे अपने पूरे दिन एक पंडित के साथ बिताए, ताकि और वो पंडित क्या सब लैटीज, यानी कि संस्कृत के जो लैंग्वेज थी और ग्रामर और पोइट्री थी, वो उसको सिखाती थी। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine एंड द अदर साइंस। तो वो आया और उसके आते ही क्या वो पढ़ने लगा एशियंट इंडिया के बारे में, और लॉ पढ़ी, फिलोसफी पढ़ा, रिलीजन पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ा, मोरालिटी पढ़ी, अर्थमेटिक और मेडिसिन और साइंस को भी क्या उसने पढ़ा। Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. तो जोन्स को क्या पता चला कि उसके साथ ही और भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कि कलकत्ता में रह रहे थे उस टाइम में, उनको भी क्या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। Englishmen like Henry Thomas, Carl Brooke and Nathaniel Halhed were also busy discovering the ancient India heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit
and Persian works into English। तो क्या कहते हैं कि जो कुछ ब्रिटिश इंग्लिश मैन थे जो कि इंग्लिश मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे जैसे कि हेनरी थॉमस हो गए, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में HTC कहेंगे, यानी कि हेनरी थॉमस कॉलब्रुक। और दूसरे क्या NH, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NH कहेंगे, जिनका क्या नाम है नैथनियल हेलहेड। तो ये भी क्या एशियंट इंडियन हेरिटेज के को डिस्कवर करने में लगे थे। और इन्होंने भी क्या बहुत सारी मास्टरी करी थी इंडियन लैंग्वेजेस में, और उनको इंडियन लैंग्वेजेस में क्या मास्टरी भी करी थी। और साथ में जो संस्कृत और पर्शियन है उनको क्या वो लोग इंग्लिश में क्या कन्वर्ट भी कर रहे थे। कन्वर्ट मतलब कि ट्रांसलेट कर रहे थे, यानी कि कुछ जैसे कुछ चीज़ लिखी है किस लैंग्वेज में, जैसे कुछ चीज़ लिखी है संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज में, तो उनको क्या वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। टुगेदर विद देम जोन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। तो क्या होता है कि जो जोन्स होते हैं उन्होंने, जोन्स कौन, विलियम जोन्स, तो जो विलियम जोन्स था उन्होंने क्या एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया जर्नल, और उस जर्नल का क्या जिसे कहते थे एशियाटिक रिसर्चेस, यानी कि कॉलब्रुक ने सॉरी जो विलियम जोन्स है उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टार्ट करा जो कि एक जर्नल थी, और उसको क्या कहा एशियाटिक रिसर्च कहा। जोन्स एंड कॉलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया, यानी कि जो विलियम जोन्स है और जो हेनरी थॉमस कॉलब्रुक है वो यहाँ इंडिया आए थे, ताकि वो क्या मतलब कि वो यहाँ पे आए थे ताकि वो इंडिया का जो पर्टिकुलर एटीट्यूड है उसको क्या रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि अपना जो उनका जो पर्टिकुलर एटीट्यूड है उसको क्या टूवर्ड्स इंडिया में रिप्रेजेंट कर सके। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एशियन कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, यानी कि उन्होंने क्या इंडियन के जो एशियन कल्चर हैं और जो वेस्ट एशियन कल्चर हैं उनको भी क्या रिस्पेक्ट करी। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड। और जो उन क्या कह रहे थे कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो क्या उन्होंने ये फील करा कि वो क्या एक अटेंड हुई बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी में, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसको क्या डिक्लाइन कर दिया गया। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period। तो क्या उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया को अंडरस्टैंड करना है, इंडिया को समझना है, तो ये एक नेसेसरी है कि वो सैक्रेड और लीगल टेक्स्ट को क्या डिस्कवर करे जो कि एंशियंट पीरियड में क्या बनाए गए हैं। For only those texts could reveal the real ideas and laws of Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India। यानी कि फॉर ओनली दूस टेक्स्ट, यानी कि उन टेक्स्ट ने जो रिवील करा जो रियल आइडियाज़ थे और लॉ थे हिंदू और मुस्लिम के, वो क्या एक न्यू स्टडी थी इन टेक्स्ट की जो कि हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट जो होगा इंडिया में उनके बेसिस में बनी हुई थी। इसलिए जोन्स एंड Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर्स। यानी कि इसलिए जो विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कॉलब्रुक थे वो चले गए डिस्कवर करने एंशियंट टेक्स्ट को और इनके मतलब को समझने और उनको ट्रांसलेट करने, और उनको क्या उनकी जो मेकिंग है मतलब कि जो इनकी डिस्कवरिंग है वो क्या लोगों को नोन बना सके, यानी कि जानकार बना सके अदर्स लोगों को। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड would not only would not only help the British learn from India culture, but it it would also help Indians their own rediscover their own heritage
and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardians of Indian cultures as well as its master. यानी क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि इस प्रोसेस में जो ब्रिटिश थे वो क्या वो इंडियन कल्चर के क्या एज आ जो गार्जियन होते हैं इंडियन कल्चर के वैसा क्या हो रहा था, और मास्टर्स भी यानी कि गार्जियन भी हो रहे थे और एक टाइप से मास्टर्स भी लग रहे थे. Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. तो क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग आइडियाज़ आए, जैसे कि बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूट कर रहे थे कि जो ये ब्रिटिश आउट हैं ये क्या ये इंडियन को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उनको वेस्टर्न लर्निंग को क्या प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, ये क्या इनको वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये क्या इंडियन लर्निंग को, इंडिया के जो आइडियाज़ हैं वो क्या उनको प्रमोट कर रहे हैं. दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एशियंट इंडिया टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री. उन्होंने फील करा कि उनको जो सारे इंस्टीट्यूशन है उनको क्या ये encourage करना चाहिए कि जो एशियन इंडियन टेक्स्ट है उनको क्या संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री में पढ़ाना चाहिए. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. यानी कि उन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम्स को भी क्या पढ़ाई करानी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, और ना कि उनको भी क्या उनके लिए भी क्या ऐसा एक जो सब्जेक्ट्स होता है, जो पढ़ाई होती है वो क्या एक उनकी तरह एलियन नहीं बनना चाहिए. Only then they believed could the British hope to win a place in hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. तो क्या कहते हैं कि उसी काम के बाद में जो इंडियंस थे उन पे बिलीव करने लगे, और जो वहाँ के नेटिव्स थे वो क्या उन पे क्या मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे ये काम करने के बाद वही हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और विलियम जोन्स के काम करने के बाद उन्होंने जो नेटिव्स थे उनके दिल को जीत लिया था, और जो एलियन रूलर्स थे जिनके लिए सब्जेक्ट्स एलियन के बराबर था, यानी कि उनको एलियन कौन होता है जो जिससे आप नोन नहीं होते, आप एक दूसरे आदमी को भी कह सकते. पहले क्या कहते, अब तो लोग कहते हैं जो दूसरे ग्रह का होता है वो एलियन. ऐसा नहीं, जो हमारे लिए नोन नहीं होता वो भी क्या एलियन ही होता है. तो एलियन सब्जेक्ट्स यानी कि वो उनको सब्जेक्ट्स को नहीं जानते थे तो वो क्या एलियन होते थे, लेकिन अब क्या एलियन नहीं होते हैं. With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian, and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. तो क्या कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को लेकर के, इस व्यू को लेकर के एक मदरसा नाम का एक मदरसा को क्या सेटअप करा गया. कहाँ पर? कलकत्ता में, जो कि कहाँ पर हुई? कलकत्ता में, जो कि 1781 में क्या इस्टेब्लिश करा गया था, सेटअप किया गया था, जो कि प्रमोट करता था अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को. और हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश करा गया बनारस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी मुस्लिम कॉलेज जो कि मदरसा है उसको इस्टेब्लिश करा गया कहाँ पर? कलकत्ता में. और कब? 1781 में. और जो हिंदू कॉलेज है जो उसको इस्टेब्लिश करा गया कहाँ पर? बनारस में. कब? इन 1791, 10 साल के गैप में. और ताकि वो क्या एंकरेज कर सके स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को और यूजफुल एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये कंट्री को चलाने में आसानी हो. नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर दिस व्यूज. Many were very strong in their criticism of the
ओरिएंटलिज्म। तो क्या कहते हैं कि ऐसे ही सारे ऑफिशियल्स नहीं थे, कुछ तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म थे इस ओरिएंटलिस्ट के। ये ओरिएंटलिस्ट क्या होता है, इधर बगल में लिखा है, पढ़ लेते हैं। दूस विथ अ स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, यानी कि वो पीपल जो कि एक नॉलेज को क्या स्कॉलर कर चुके हैं, यानी कि एक मतलब कि एक लैंग्वेज की नॉलेज है और उसके कल्चर ऑफ एशिया को क्या स्कॉलर कर चुके हैं, उसको क्या एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. Eastern literature was not serious and light-hearted, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो क्या ओरिएंटलिस्ट को क्या क्रिटिसाइज करने लगे, और जो उनका विजन ऑफ लर्निंग था उसको क्या क्रिटिसाइज करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जो ये नॉलेज है ईस्ट की वो फुल ऑफ एरर्स, यानी कि इसमें एरर्स ही भरे पड़े हैं और इनमें क्या अनसाइंटिफिक थॉट होते हैं, और जो ईस्टर्न लिटरेचर होती है वो क्या नॉन सीरियस होती है और बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड होती है। और इसलिए उन्होंने क्या आर्ग्यूड करा कि ये सब क्या गलत है, और जो ब्रिटिश है उनको क्या बहुत ही ज़्यादा एफर्ट और encourage करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए इंकरेज और एफर्ट, ताकि वो क्या अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को भी क्या लिटरेचर की तरह स्टडी कर सके। James Will was one of those who attacked the Orientalist. The British effort, he declared, should not be to teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of education ought to be teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literature on the Orient। तो क्या कहते हैं, जो जेम्स मिल है उसी के साथ जो जेम्स मिल है वो उनमें से एक था जिसने वो अटैक करा था ओरिएंटलिस्ट में। तो जो ब्रिटिशर्स एफर्ट थे उन्होंने क्या डिक्लायर कर दिया था, और उन्होंने क्या टीच करना क्या मना कर दिया था, और जो नेटिव्स में जो उनकी वांटेड थे उनका क्या रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था। और उनने कहा था कि उन्होंने कहा था कि हम लोगों को उनके दिल जीतना है, और जो एम था एजुकेशन था वो ताकि लोगों को यूज़फुल और प्रैक्टिकल बनाया जा सके। इसलिए इंडियन जो थे उनको क्या फैमिलियर कर दिया गया साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस से, और जो वेस्ट थे उन्होंने बना दिया जो पोइट्री और सैक्रेड लिटरेचर को बाय द ओरियंट्स, यानी कि जो ओरियंट्स थे उनसे क्या इस सैक्रेड पोइट्री और लिटरेचर को बनवा दिया। By the 1830s, the attack of the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. He saw India as a uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and
अरेबिक। तो क्या होता है फ्रेंड्स, 1830s में एक अटैक होता है ओरिएंटलिस्ट में, वो क्या बहुत ही ज़्यादा शार्पर हो जाता है, और इनमें से क्या एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन और इन्फ्लुएंशियल क्रिटिसाइज इस टाइम पे निकल के आता है, जो कि होता है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैकॉले बोलेंगे। तो जो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले है, उसने क्या इंडिया को एज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री के रूप में देखा। उसको क्या इंडिया को अनसिविलाइज्ड कंट्री माना, और अनसिविलाइज्ड कंट्री माना ही, और साथ ही में क्या करा कि वो बोला कि इसको इंडिया को क्या नीड है सिविलाइज होने के लिए। इसलिए जो यहाँ की ईस्टर्न नॉलेज, यानी कि जो यहाँ के धर्म ग्रंथ, इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, और उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में क्या होगा, जो कि इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है, जो कि इंग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, वो ही क्या इंडिया में पढ़ाया जाएगा। और कौन ही डिनाई कर सकता था। उन्होंने क्या, जो मैकॉले था उसने क्या डिक्लेयर कर दिया मैकॉले ने, कि एक सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यानी कि एक खाली जो लाइब्रेरी होती है उसमें कई सारी शेल्फ होती हैं, शेल्फ है ना। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, बगल में क्या एक शेल्फ रखी है, तो यूरोपियन की इतनी अच्छी बुक की शेल्फ पूरे इंडिया की नॉलेज के बराबर है, पूरे इंडियन नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की लिटरेचर के बराबर, जिसमें अरेबिया भी है, ये सब क्या इसके बराबर है, वर्थ के बराबर है। He argued that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। और जो मैकॉले था उसने क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करा, कि कहा कि इंडिया में ये जो मनी आप वेस्ट कर रहे हो ताकि आप ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट कर सको, इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, इसको क्या बिल्कुल ही बंद कर दो। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकॉले emphasized द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture। तो क्या कह रहे हैं, एक बहुत ही ग्रेट एनर्जी के साथ और पैशन के साथ जो मैकॉले था, उसने क्या एम्फेसिस कर दिया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसी को क्या पढ़ाया जाएगा, उसी की ज़रूरत है। और इसने सोचा कि जो नॉलेज है इंग्लिश की, उसे क्या अलाउ कर दिया जाए, ताकि जो इंडियंस उसे रीड कर सके, उसे फाइनेस्ट लिटरेचर मान सके, और उसमें क्या वर्ल्ड में सब प्रोड्यूस कर सकें। इसे क्या अवेयर बनाने के लिए इसमें क्या डेवलपमेंट करे, और वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी को क्या पढ़ाना कर चालू कर दिया। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की टीचिंग के साथ ही क्या एक वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल को भी शुरू कर दिया, और उनके टेस्ट और उनके वैल्यूज़ और उनके कल्चर को क्या चेंज करना उसने शुरू कर दिया। Following Macaulay's minutes, the English Education Act of 1835 was introduced. The decision was to make English the medium of instruction for higher education, and to stop the promotion of Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling off themselves into decay. English textbooks now began to be produced for schools। तो क्या कहना है कि मैकॉले को मिनट को फॉलो ही करते करते जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था वो भी क्या आ ही गया, कब 1835 में उसको भी क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसमें क्या डिसीजंस थे कि जो इंग्लिश है वो क्या एक मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश ही मीडियम
होगा। और क्या जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि कलकत्ता में मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज, इन्हें क्या इनका प्रमोशन करना बंद करना होगा। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या एज अ टेम्पल की तरह इस्तेमाल होंगे, सॉरी, हाँ, एज अ टेम्पल की तरह इस्तेमाल होंगे। और वो ये कहलाए जाएंगे टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरों के मंदिर है। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ भी जो भी टीचिंग हो वो सब क्या बेकार की टीचिंग है। और बाद में क्या हुआ कि बताया कि यहाँ पे क्या अगर पढ़ोगे तो क्या डीके होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक को क्या प्रोड्यूस करना, मतलब कि बनाना चालू कर दिया कहाँ पर, स्कूल में, ताकि क्या इसी से पढ़ाई हो सके। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो उससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood, the President of the Board of Control of the company. It has come to be known as Wood's Dispatch. Outlined the educational policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि 1854 में जो क्या होता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि लंदन में थे, उन्होंने क्या एक एजुकेशनल डिस्पैच चालू करा। और उसमें क्या था, गवर्नर जनरल इन इंडिया। और उन्होंने क्या एक इशूड बाय चार्ल्स वुड, ये एक इशू करा गया था किसके द्वारा, चार्ल्स वुड के द्वारा इशू करा गया था, जो कि प्रेसिडेंट थे किसके, बोर्ड कंट्रोल के। और ये जो आउटलाइन थी कि इसको कहा जाता था क्या, वुड्स डिस्पैच, यानी कि वुड्स डिस्पैच, वुड की क्या डिस्पैच, वुड माने लकड़ी नहीं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता था। और जो यूरोपियन लर्निंग है उसको क्या अपोज करा गया, और वो ओरिएंटल नॉलेज को क्या बिल्कुल भी खत्म करने के कगार में ला दिया। One of the most practical use of dispatch point two was economic European economic. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantage that flow from the expansion of trade and commerce, and make them see the importance of developing the resources of the country. Introducing them to European way of life would change their taste and desires and create a demand for British goods. For Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in यूरोप। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो वर एक प्रैक्टिकल यूज था इस डिस्पैच का, वो ये था कि उसमें क्या इकोनॉमी में पॉइंट करा जा सके। यूरोपियन लर्निंग जो थी वो कहा जाता था कि वो इंडियंस को क्या इनेबल कर देती थी उसको रिकॉग्नाइज करने की, कि वो एडवांटेज उठा सके, और जो एक्सपेंशन है कॉमर्स है उनमें क्या ट्रेड कर सके, और उन्हें क्या एक इम्पोर्टेंस डेवलपिंग और रिसोर्स ऑफ द कंट्री बना सके। और जो यूरोपियन वे ऑफ लाइफ से इसको इंट्रोड्यूस करने का एक और था कि वो चेंज कर सके इंडियंस के टेस्ट को, डिज़ायर को, और उनमें क्या एक ब्रिटिश गुड्स की तरह ही क्या ब्रिटिश गुड्स यानी कि ब्रिटिशर्स के सामान को क्या डिमांड बढ़ा दे। इसलिए इंडिया जो थी वो बिगन हो गए अप्रिशिएट करना और बाय करना जो कि यूरोप में प्रोड्यूस होता था। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians। यानी कि जो Wood's dispatch था उसको क्या also argued करा गया ताकि जो यूरोपियन लर्निंग है वो moral characters of Indians को क्या improve कर सकें। It would make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and dependent upon। और इन्हें क्या एक ट्रूथफुल और एक ऑनेस्ट सप्लाई दी गई कंपनी की तरफ से, जो कि थे क्या सिविल सर्वेंट्स, जो कि ट्रस्टेड होते थे और अपने में क्या डिपेंडेंट होते थे। और जो द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर, इट कुड आल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड अ कमिटमेंट टू वर्क, नॉर कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो और बोला गया जो लिटरेचर है ईस्ट की वो पूरे
जो ग्रेव है एरर्स के, उससे नहीं है, फुल ऑफ ग्रेव एरर्स से नहीं है। वो क्या, उसमें बस इंस्टिल पीपल सेंस है, जो कि कमिटमेंट है, ड्यूटी और ड्यूटी है, और उसकी कमिटमेंट है ताकि काम करने के, और उसमें डेवलप कराई जाती है स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एन एडमिनिस्ट्रेशन। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British educating departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education. Step Steps were taken to establish a system of university education in 1857. While the sepoys rose in revolts in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras, and Bombay. Attempts were also made to bring out change with a system of school एजुकेशन। तो क्या कहते हैं कि इस 1854 के डिस्पैच के फॉलोइंग ही जो सेवरल मेजर्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए बाय द ब्रिटिशर्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट थे जो कि गवर्नमेंट थे, उनको क्या एक्सटेंड कंट्रोल में शामिल करा गया, और मैटर्स ऑफ रिगार्डिंग एजुकेशन। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और जो स्टेप्स है ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके एक सिस्टम किसका, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। 1857 में जो सिपाहीज का रिवॉल्ट चालू हुआ था मेरठ में और दिल्ली में और यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी क्या इस्टेब्लिश होने लगा कहाँ पे, कलकत्ता और मद्रास बॉम्बे में, और अटेम्प्ट होने लगे कहाँ पे, जो कि चेंज करने लगे सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? Have you ever wondered whether they went to schools, and if there were schools, what happened to these under ब्रिटिश रूल? यानी कि आप लोगों ने कभी सोचा है, आइडिया है कि जब ब्रिटिशर्स रूल था तो चिल्ड्रन कहाँ पढ़ते थे? तो अब कहाँ पढ़ते थे, तो चलो जानते हैं कहाँ पढ़ते थे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adams produced in is interesting. तो क्या कहते हैं, 1830 में एक आदमी था विलियम एडम, जो कि एक स्कॉटिश जो कि स्कॉटलैंड से आया था, मिशनरी जो कि मिशनरी टूर करने आया था। डायरेक्टर जो कि डिस्ट्रिक्ट किसकी थी, बंगाल की डिस्ट्रिक्ट थी और बिहार। तो इसने क्या उसने पूछा कि जो कंपनी से एक रिपोर्ट मांगी और प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन वर्नाकुलर स्कूल्स, यानी कि वर्नाकुलर स्कूल की प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन की प्रोग्रेस की रिपोर्ट बनाई। जो रिपोर्ट्स बनाई थी वो क्या बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्या थी? एडम फाउंड दैट there were over 1 lakh Pathshalas in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each, but the total number of children being taught in these Pathshala was considerable, over 20 lakh. These institutions were set up by wealthy people or local community. At times they were started by the teacher guru. तो क्या कहते हैं, जो रिपोर्ट में था वो ये था कि एडम्स ने, यानी एडम ने फाउंड करा था, क्या विलियम एडम ने फाउंड करा था कि इंडिया मतलब कि बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से भी ज़्यादा पाठशालाएं है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, और इन हर 1 लाख इंस्टीट्यूशंस में क्या 20 स्टूडेंट्स हर पाठशाला में रहते हैं, और इनको मिला दिया जाए तो 20 लाख स्टूडेंट्स को उस टाइम पे पढ़ाया जा रहा था। और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप करे गए थे वेल्दी पीपल के द्वारा, या फिर लोकल कम्युनिटी ने उसको क्या चालू करा था। और उस टाइम पे क्या जो पढ़ा रहे थे वो कौन थे, वो टीचर के द्वारा ही पढ़ा रहे थे, जिनको क्या गुरु कहा जाता था उस टाइम पे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल,
Few things that you associate with schools today were present in the pathshalas at the time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school building, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call register, no annual examination, and no regular timetable. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of the village shop or temple or the guru's home. Fee dependent on the income of parents. The rich had to pay more than the poor. Teaching was oral, and the guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. Students were not separated out in different classes. All of them sat together in one place. The guru interacted separately with groups of children with different levels of learning. तो क्या कहते हैं कि ये जो सिस्टम था एजुकेशन का वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, और इसमें कुछ चीज़ें थी जो कि स्कूल को क्या पाठशाला स्कूल को उस टाइम पे पाठशाला बनाती थी। तो क्या था कि इसमें कोई भी फिक्स्ड फ़ी नहीं थी, यानी कि फ़ीस भी फिक्स्ड नहीं थी किसी के लिए। कोई भी प्रिंटेड बुक नहीं चलती थी, सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं थे, बेंचेस नहीं थे, चेयर नहीं थे, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, कोई भी सेपरेट क्लास का सिस्टम नहीं था, ना ही रोल कॉल रजिस्टर था, ना ही एनुअल एग्जामिनेशन होते थे, और ना ही रेगुलर टाइम टेबल था। कुछ जगहों में जो क्लासेस थी वो क्या बैनियन ट्री के नीचे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे ली जाती थी, और कुछ जगह में कॉर्नर, यानी कि एक एक विलेज है, विलेज में एक दुकान है, उसके कॉर्नर में बैठ के, या फिर मंदिर में बैठ करके, या फिर गुरु जी के घर में जा कर के पढ़ाई होती थी। और जो फीस होती थी वो डिपेंड करती थी पेरेंट्स की इनकम कितनी है। जैसे कि एक आदमी है, उसके पेरेंट्स बहुत अमीर है तो उससे ज़्यादा पैसे लेंगे, और किसी गरीब है तो गरीब से ज़्यादा उससे लेंगे, और गरीब से क्या कम पैसे लेंगे। और टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, ओरली पढ़ाते थे। और यहाँ पे क्या जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो या ट्वेल्थ क्लास का हो, साथ ही में बैठते थे। और वो क्या जो अलग कैसे करते थे, वो अलग कर देते थे कि जैसे ग्रुप बना दिया, फर्स्ट क्लास का ये है तो वो क्या थोड़े दूर आकर के टीचर उनको पढ़ा रहा है, और उससे क्या उनकी लर्निंग हो रही है। एडम्स डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the field. The Pathshala started once again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasants families could study. यानी क्या बताया जाता है कि जो एडम्स है उसने ये भी डिस्कवर करा था कि ये फ्लेक्सिबल सिस्टम जो था वो क्या उसमें लोकल नीड्स भी सूटेड थी। जैसे कि क्लास को क्या कुछ टाइम नहीं चालू करा जाता था। क्यों नहीं चालू करा जाता था? क्योंकि तब हार्वेस्टिंग टाइम आ जाता था। तो जो रूरल चिल्ड्रन होते थे, यानी कि गांव के चिल्ड्रन जो होते थे, गांव के बच्चे, वो चले जाते थे हार्वेस्टिंग टाइम में अपने खेतों में, और खेतों में जाकर के हार्वेस्टिंग करते थे। तो उतने टाइम पाठशाला बंद रहती थी। जैसे ही हार्वेस्टिंग टाइम चला जाता है तो उसके बाद क्या फिर से पाठशाला खुलती है, और यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो पीसेंट्स के या फिर फार्मर्स के जो फैमिलीज है वो भी क्या पढ़ाई कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अप टू द मिड 19th century the company was concerned primarily with higher education, so it allowed the local pathshala to function without much interference. After 1854 the company decided to improve the system of vernacular education. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establish rules, ensuring regular inspection। तो क्या होता है कि मिड 19th सेंचुरी में जो कंपनी है वो क्या प्राइमरली और हायर एजुकेशन को क्या कंसर्न करने लगी, और अलाउ करने लगा लोकल पाठशालाओं को क्या कि वो बिना किसी मच इंटरफेरेंस के क्या फंक्शन कर सकते हैं। और 1854 के बाद जो कंपनी है उसने डिसाइड करा कि जो
सिस्टम है वर्नाकुलर एजुकेशन का, उसको क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा। उन्हें फील हुआ कि ये क्या डन हो इसको करा जा सकता है, ताकि क्या और इनमें क्या ऑर्डर्स को क्या इंट्रोड्यूस करा जाए, जैसे कि सिस्टम अब इम्पोज करे जाए, जैसे कि रूटीन्स होगा, इस्टेब्लिश रूल्स यानी रूल्स बनेंगे, इंश्योरेंस रेगुलर इंस्पेक्शन यानी कि रेगुलर इंस्पेक्शन भी हर साल हर महीने इसी में क्या होंगे। तो चलते हैं आगे और क्या बता रहे हैं। How was this to be done? What measure did the company undertake? It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. The task in the pundit was to visit the pathshalas and try to improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. Teaching was now to be based on textbooks, and learning was to be tested. Through a system of annual examination, students were asked to pay a regular fees, attend regular classes, sit on fixed seat, and obey the new rules of discipline। तो क्या होता है कि जैसे ये डन होता है, जैसे ये होता है, तो उसमें क्या बहुत सारे क्या मेजर्स लिए गए होते हैं कंपनी को क्या अंडरटेक करने के लिए। इसे क्या अपॉइंट करा गया बहुत सारे नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, और हम सबको क्या एक लार्ज लुकिंग दे दिया गया आफ्टर 4 से 5 स्कूल। और उनको टास्क दिया गया कि जो पंडित हैं वो क्या पाठशाला में विजिट करेंगे और वहाँ के जो स्टैंडर्ड है टीचिंग का उसे क्या इम्प्रूव करेंगे। हर गुरु को क्या आस्क किया, हर गुरु को पूछा गया कि अपनी जो पीरियोडिक रिपोर्ट है उसको क्या सबमिट करे और क्लास की अकॉर्डिंग रेगुलर टाइम टेबल को बनाए। और टीचिंग वाज नॉट बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक यानी कि जो पढ़ाई है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही नहीं बेस्ड होनी चाहिए, इसमें कुछ लर्निंग भी हो, टेस्टर भी हो, और जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसका भी क्या सिस्टम आया। और जो स्टूडेंट्स है जो कि पूछ रहे थे कि रेगुलर फ़ी पे करनी होगी या अटेंडेंट रेगुलर क्लासेस, ताकि वो रेगुलर क्लास को अटेंड कर सके, तो उन्हें क्या सिक्स एक फिक्स्ड सीट को क्या अलाउ करा गया, और जो ओबे करा गया जो न्यू रूल्स के जो डिसिप्लिन्स थे। न्यू रूल्स जो थे उनके डिसिप्लिन जो थे। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। दोज हु वर अनविलिंग टू work within the new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided एंड रेगुलेटेड पाठशाला। तो वो पाठशाला जो कि एक्सेप्ट कर गए थे न्यू रूल को और सपोर्ट करने लगे थे गवर्नमेंट ग्रांट्स को, वो क्या वो अनविलिंग टू वर्क द न्यू सिस्टम नो गवर्नमेंट सिटिंग, वो क्या वो अनविलिंगली ही वर्क करने लगे थे बिना कोई सिस्टम रिसीव करे और बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के। ओवर टाइम जो गुरुज थे वो क्या वो रिटेन को क्या मतलब कि उनको क्या वो चाहते थे कि जो रिटेन है इंडिपेंडेंसी का वो क्या डिफ़िकल्ट नहीं है उन्हें गवर्नमेंट को कम्पिटिट करना और रेगुलेटेड पाठशालास बनाना। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर consequence in the earlier system. In the earlier system, children from poor peasants' families had been able to go to pathshalas. Since the timetable was flexible, the discipline of the new system demanded regular attendance, even during harvest time when children of poor families had to work in the fields. Inability to attend school came to seen as indiscipline,
एंड एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो जो नए रूल्स और रूटीन्स थे वो अनदर रिजल्ट ला रहे थे इन द ये जो जो अर्लियर सिस्टम था जिसमें चिल्ड्रन पुअर पीजेंट्स फैमिली से आते थे, वो पाठशाला जाने के लिए क्या एबल ही नहीं थे। इसलिए क्या उन्होंने क्या टाइम टेबल को क्या बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया, और जो डिसिप्लिन था इस न्यू सिस्टम का उसे क्या डिमांडेड और रेगुलर अटेंडेंस की क्या रूल्स बना। और हर हार्वेस्टेड टाइम में क्या जो चिल्ड्रन थे पुअर फैमिलीज के, वो तो खेत में चले जाते थे काम करने, तो उनको क्या करा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो इसको क्या इनडिसिप्लिन में और डिज़ायर ऑफ लैक में क्या डिज़ायर ऑफ लैक में ही क्या इसे माना जाएगा। यानी कि हार्वेस्टेड टाइम में भी जो पुअर पीपल हैं वो उनको क्या आना पड़ेगा। अब तो उनको कुछ भी हो जाए, अब तो उनको आना ही पड़ेगा, चाहे उनको हार्वेस्टेड टाइम पे जाना हो या कहीं पर भी जाना हो। अब उसको क्या इनडिसिप्लिन में काउंट करा जाएगा, और इनडिसिप्लिन काउंट करना बहुत ही खराब माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों नहीं। बिल्कुल, जो कि है एजेंडा फॉर आ नेशनल एजुकेशन। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk to the need for a wider spread of education. Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. They argued the British to open more schools, colleges, and universities and spend more money on education. You will read about some of these efforts in chapter 8. There were others Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. Let us look एट वॉट दे हैड टू से। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वही खाली ये नहीं सोच रहे थे कि इंडिया में एजुकेशन पहुंचाई जाए, और जो 19th सेंचुरी में बहुत सारे थिंकर्स थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के, जो कि सोच रहे थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हेल्प करेगी इंडिया को मॉडर्नाइज करने में। और यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, ये सब क्या इस यूनिवर्सिटीज़ स्कूल कॉलेजेस में क्या वेस्टर्न ही एजुकेशन पढ़ाई जाएगी। लेकिन क्या होता है कि इंडियाज़ में कुछ लोग होते हैं जो कि इसमें क्या रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट कि वेस्टर्न एजुकेशन नहीं पढ़ानी चाहिए। और वो जो लोग थे उनमें से दो आदमी जो थे वो थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो एक बार देखते हैं कि इनके भी क्या विचार थे, ये क्या क्या रहे थे। तो हमारा अब जो टॉपिक आता है वो होता है इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। यानी कि स्लेव मतलब कि नौकर बना देना, और एनस्लेव्ड मतलब कि हमें नौकर से मुक्त करा देना, यानी जो नौकर नहीं है और वो हमें नौकर नहीं बना पाएंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्या कह रहे हैं। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroy the pride they had in their own culture. तो क्या कह रहे हैं, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने आर्ग्यूड करा कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो क्या एक इन्फेरियोरिटी का इन्फेरियोरिटी का क्या सेंस बना देगी, और ये क्या सारे माइंड्स ऑफ इंडियंस के बैठ जाएगा। और ये क्या बना देंगे कि देखेंगे कि देखो देखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कितना सुपीरियर है, और क्या हमारा जो प्राइड है, हमारा खुद का जो ओन कल्चर है उसको क्या डिस्ट्रॉय कर देंगे। दे वर पॉइजन in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them.
तो क्या कहते हैं, कह रहे थे कि वहाँ पे ये बहुत सारे क्या पॉइजन्स है इस एजुकेशन के। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा और बोला कि ये सिंफुल है कि हमें क्या एंस्लेव्ड इंडियंस कह दे, और ये क्या एविल स्पेल ऑन देम, और इनको क्या बहुत ही ज़्यादा एविल स्पेल भी करा। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indian educated in these institutions began admiring people rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could be India, that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he argued students to leave educational institution in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved। तो क्या कह रहे हैं कि जो चार्म्ड एनस्लेव इंडियंस, मतलब कि जो चार्म्ड बाय द वेस्ट थे, वो क्या अप्रिशिएट कर रहे थे सारी थिंग जो कि उनको वेस्ट से मिल रही थी, और जो इंडियंस थे वो क्या वो एजुकेट हो रहे थे दीज इंस्टीट्यूशन जो कि एडमायर कर रहे थे। और जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे, जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि वो एजुकेट कर सके सबको, और वो महात्मा गांधी चाहते थे कि वो सबको एजुकेट कर सके और इंडियंस को क्या उनके सेंस ऑफ डिग्निटी को क्या रिकवर कर सके और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या वापस से ला सके। और इस नेशनल मूवमेंट के क्या जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसको साथ देने के लिए उन्होंने क्या जो नेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उनको क्या छोड़ दिया। और जो ब्रिटिश इंडियंस थे वो क्या बहुत ज़्यादा लॉन्गर विलिंग तक नहीं रहे। Mahatma Gandhi strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. Education in English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings, and made them strangers in their own lands, speaking a foreign tongue, despising local culture. The English educated did not know how to relate to the masses। तो जो महात्मा गांधी थे वो स्ट्रांगली फील करते थे कि जो इंडियन लैंग्वेज है वो क्या एक मीडियम ऑफ टीचिंग है, और ought टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। और जो एजुकेशन है जो कि इंग्लिश में है वो क्या वो क्रिपल्ड इंडियंस है, और जो डिस्टेंस them from their own social surroundings and made them strangers on their own land। यानी कि जो ब्रिटिशर्स है, मतलब गांधी जी कह रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमें पढ़ाएंगे वेस्टर्न के बारे में, और जो हमारा खुद का कल्चर है उससे हम लोगों को बिल्कुल ही स्ट्रेंजर बना देंगे, यानी कि हम लोग अपने कल्चर को नहीं जानेंगे और सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश बस पढ़ते जाएंगे। और फॉरेन टंग को स्पीक करने के बाद जो लोकल कल्चर है जो कि इंग्लिश एजुकेटेड है वो हमें क्या वो बिल्कुल भी हमें रिलेट नहीं करेगा, और जो हमारा जो मासेस है बिल्कुल भी उससे क्या रिलेट नहीं करेगा। Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbook rather than lived experience and practical knowledge. He argued that education ought to be develop a person's mind and soul. Literacy or simplify learning to read and write by itself did not count as education. People had to work with their hands, learn a craft, and know how things things operated. This would develop their mind and their capacity to understand। तो क्या कहते हैं जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, तो महात्मा गांधी कहते थे कि हमें क्या फोकस करना है रीडिंग और राइटिंग जो, और ना कि और रेदर देन ओरल नॉलेज पे। ये क्या एक वैल्यूड टेक्स्ट बुक है जो कि क्या एक्सपीरियंस कराती है कि हम लोग कैसे रहना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यूड करा कि जो एजुकेशन है उसको क्या डेवलप करना चाहिए हर पर्सन
के माइंड और सोल में। जो लिटरेसी है और जो सिंपल लर्निंग टू रीड और राइट है उसको क्या इटसेल्फ ही डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, उसको क्या एजुकेशन में काउंट नहीं करना चाहिए। और जो पीपल हैं जो कि वर्क करते हैं अपने हाथ से और लर्न करते हैं क्राफ्ट जो कि नोन जो कि डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट कर सकते हैं, ये क्या इसको क्या डेवलप करना चाहिए माइंड में और उनकी कैपेसिटी में, ताकि वो क्या अंडरस्टैंड कर सके। As nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British। तो क्या कहते हैं, एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो स्प्रेड हुआ और जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या ये थिंक करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, जो सिस्टम है नेशनल एजुकेशन का उसे क्या रेडिकली डिफरेंट कर देना चाहिए और इस ब्रिटिश सिस्टम से। तो फ्रेंड्स फाइनली जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ संतनिकेतन संतनिकेतन। डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टेब्लिश्ड एंड व्हाई होम। यानी कि बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा संतनिकेतन, ये क्या है, इसे किसने लिखा, चलो पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। He found it suffocating and oppressive. The school appeared like a prison, for he could never do what he felt like doing. So while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander अवे। तो क्या कहते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने क्या एक इंस्टीट्यूशन चालू करा था 1901 में। जब वो बच्चे थे टैगोर तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे और वो क्या बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग और ऑपरेसिव को मानते, मतलब कि अपने आप को ढूंढते। और जो स्कूल था वो अपियर मतलब कि एक प्रिजन की तरह, एक जेल की तरह उन्हें लगता था और वो कुछ कर नहीं पाते थे। उन्हें क्या लगता है क्या करे, और वो क्या वो चिल्ड्रन की तरह सुनते थे टीचर की, और टाइगोर्स माइंड वुड वॉन्डर्ड अवे, और उनका माइंड का पूरा वैंडर्ड हो जाता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। ऑन ग्रोइंग अप ही wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. Tagore felt that childhood ought to be a time of self learning outside rigid and restriction discipline of the school system set up by the British। तो क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस था स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर्स आइडिया, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो आइडियाज थे स्कूल आइडियाज वो किनके एक्सपीरियंस नहीं करे, वो स्कूल डेज के एक्सपीरियंस जो थे उन्हीं ने क्या बनाए। और क्या था कि जो ग्रोइंग अप जो मतलब कि वो क्या नहीं चाहते थे, वो मतलब जो नहीं चाहते थे वो सब हटा दिया गया टैगोर्स के स्कूल्स में। और क्या कराया गया कि उन्हें बाहर बैठना सिखाया गया, यानी कि पेड़ के नीचे बैठ कर उनकी क्या पढ़ाई करेगी, सेल्फ लर्निंग बताया गया और डिसिप्लिन बनाएगा। और वो सब पढ़ाई नहीं होती थी स्कूलिंग सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा पढ़ाया जाता था। Teachers had to be imaginative, understand the child, and help the child develop her curiosity. According to Tagore, the existing schools killed the natural desires of the child to be creative, her sense of wonder। तो क्या कहते हैं कि जो टीचर्स थे उनको क्या इमेजिनेटिव होना चाहिए, ताकि वो चाइल्ड की क्या और चाइल्ड की जो डेवलप हो रही क्यूरियोसिटी को समझ सके। और अकॉर्डिंग टू द टैगोर जो कि स्कूल है वो क्या एक किल्ड मतलब कि स्कूल को क्या एक किल्ड नेचुरल डिज़ायर्स में क्या एकदम रहना चाहिए और क्रिएटिव अपने सेंस को बनाना चाहिए। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। सो
he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. He saw it as an abode of peace. Sant Niketan, where living in harmony with nature, children could कल्टीवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। तो क्या होता है कि जो टैगोर थे उन्होंने क्या एक व्यू देखा क्रिएटिव लर्निंग का, और उन्होंने एंकरेज करा नेचुरल इन्वायरमेंट में कि बच्चों को नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक स्कूल खोला जिसका नाम था संत निकेतन, और वहाँ पे चिल्ड्रन अपने तरह के क्या नेचुरल क्रिएटिविटी से पढ़ाई करते थे। In many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. There were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. He emphasized he emphasized the need to teach science and technology in Santiniketan along with आर्ट म्यूजिक एंड डांस। तो जो बहुत सारे सेंसस में जो टैगोर और महात्मा गांधी थे, इनके जो एजुकेशन के लेकर के जो वेज थे वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे, थॉट जो थे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे। गांधी जी बिल्कुल गांधी जी जो कि हाईली क्रिटिकल थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से और वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी से, और जो टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर आरटी, तो वो क्या रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बिल्कुल ही मना करते थे कि ये सब नहीं करना है हम लोगों को, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में रहना है। वो प्रेजेंट की तरह स्कूल को मानते थे। तो इन सब वेज में क्या जो स्कूल्स हैं जो कि इनके जो विचार हैं वो काफ़ी जगह एक ही जैसे थे। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर थर्स थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशनल system could be fashioned. Some wanted change with the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider section of people. Others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was truly national? The debate about what this national education ought to be कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल थिंकर्स थे और उन्होंने क्या सोचा कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो उसको क्या फैशन होना चाहिए, और बहुत सारे ने ये चाहा कि जो सिस्टम है उसको क्या ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप होना चाहिए, और कुछ ने कहा कि ब्रिटिश से कुछ नहीं होना चाहिए, जो हमारा नेचुरल हमारे जो ओन कल्चर है उनको पढ़ाना चाहिए। अदर जो थे वो अल्टरनेटिव सिस्टम को क्रिएट करने की बात कर रहे थे, कुछ अपने क्रिएट रोली नेशनल बनाना चाहते थे यानी कल्चर ही पढ़ाना चाहते थे। तो इनमें कौन सा जो डिफाइन है वो ट्रूली नेशनल कहलाता है। तो जो डिबेट हुई इसके बाद वो हुई नेशनल एजुकेशन में, जो कि होती है कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस तक। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।